चलो, तो अब अपन पढ़ लेते हैं आपातकालीन शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है, हालांकि आपातकालीन शक्ति को अपन पूरा को पूरा इमरजेंसी में पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक सा थोड़ा सा जान लीजिए। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, जिसके अंतर्गत क्या है, 3 होता है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। सर ये सैन्य शक्ति जो बता दी है इसी में बता दी है राज्यपाल में। राज्यपाल में जब तुम पढ़ोगे तो उसको अलग से पढ़ लेना, लेकिन यहीं पे तुम कंपैरिजन देख लो। मैं ये बोला कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास शक्ति है, लेकिन ये बोल रहा हूं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्ति में अंतर ये है, सैन्य शक्ति, ताकि यहीं पढ़े रहोगे तो तुम कंपैरिजन कर पाओगे। अलग पढ़ोगे तो भाई इतने पेज के बाद पढ़ोगे तो भूल जाओगे कि क्या था। इसलिए अब देखो, आपातकालीन शक्ति के अंदर राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्ति रहती है, इमरजेंसी प्रोविंसेस रहते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 352 घोषित कर सकता है युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। केवल ये 3 ही आधार रहेंगे आपके किसके, राष्ट्रीय आपातकाल के, कि युद्ध होने लग जाए। जैसे आपको मालूम इंडिया चाइना का युद्ध हुआ, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, ये सब जो युद्ध है तो वो क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल का एक कारण बनेगा, एक आधार बनेगा, जिसके आधार पे नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। सेकंड, बाह्य आक्रमण, कोई दूसरे देश ने या कि कोई दूसरी शक्ति ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दी, वो किसी प्रकार का आक्रमण हो सकता है। आज के टाइम पे तो जैसे मालवेयर फंक्शन कर देना या कि आपके सिस्टम को पूरा हैक कर लेना, है ना। हैकिंग भी क्या है आज के टाइम पे, आक्रमण ही एक तरीके का। आपके पूरे के पूरे सिस्टम में ऐसा मालवेयर फंक्शन आ सकता है कि आपके पूरी सिस्टम की जानकारी किसी और के पास आ जाए, और आपकी जानकारी गई तो आप सब लोग किस में हो, सब खतरे में। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सब चीज़ की जानकारी। तो ये बोला जा रहा है। सेकंड बोल रहा है सशस्त्र विद्रोह, कि आपके देश में कैसा विद्रोह हो जाए, शस्त्र धारण करके विद्रोह हो जाए, हथियारबंद विद्रोह हो जाए, तो उस आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हो। तो ये 2-3 आधार होते हैं राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति शासन का क्या होता है, राष्ट्रपति शासन का सीधा आधार होता है, आर्टिकल 365 में बोलता है कि जब राज्य जो है वो संविधान के आधार पर ना चल पाए तो फिर राज्य में क्या लगा देना, राष्ट्रपति शासन लगा देना। ठीक है, क्लियर है। और वित्तीय आपातकाल जब आपके देश में क्या है, हाँ 365 है, 356 में है राष्ट्रपति शासन, और 356 के आधार पर इसके ऊपर क्या लगाया जा रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है। वित्तीय आधार पर लगाया जा सकता है जब देश में क्या हो जाए, वित्तीय संकट आ जाए। जैसे आप सब लोगों को मालूम है 90s के टाइम पे क्या आ गया था आपके यहाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मतलब भुगतान संतुलन का संकट। तो ऐसे समय पे क्या लगा दिया जाता है, वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 अभी आप इतना इसको जान लीजिए, फिर जब अपन इमरजेंसी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आधार है, किस उसमें कौन से आर्टिकल। BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन संकट,
भुगतान संतुलन का संकट। भाई भुगतान संतुलन की आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपके पास इंपोर्ट करने का पैसा ही नहीं बचा है, ठीक है। भुगतान मतलब क्या होता है, आपने कोई सामान खरीदा, अब उसके बदले में आपको पेमेंट करना है, तो इंडिया के पास पेमेंट करने के लिए अगर पैसा ही नहीं बचा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यही था ना, कि भैया हमारे पास एक हफ्ते के लिए था जब हम एनर्जी परचेस कर सकते थे। एनर्जी हम कहाँ से परचेस करते थे, खाड़ी के देशों से परचेस करते थे। तो एक हफ्ते के बाद अब हमारे पास क्या था, एनर्जी खरीदने के लिए पैसा नहीं था, पूरा का पूरा देश ठप हो जाता है। ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो देश काम कर पाएगा कैसे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहेगी तो कैसे होगा, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन चरमरा जाएगा। तो ये सब क्या है, ठीक, क्या हुआ, ये मैं बोल रहा हूँ 1990 के टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म हुआ था ना, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे क्या हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, हमारे पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं बचे थे, इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं थे, तभी तो आया था एलपीजी रिफॉर्म ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो वो कैसा संकट था, वित्तीय संकट, और ऐसे ही संकट के आधार पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाता है आपका इमरजेंसी, ठीक। चलो नेशनल इमरजेंसी, एनी फॉर नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, वही टॉपिक को अपन को पढ़ना है खंड खंड कर करके। देखो 3 आधार पे आपातकाल लगाया जा सकता है, युद्ध हो गए, बाह्य आक्रमण हो गए, सशस्त्र संघर्ष हो गए। तो देखो सशस्त्र संघर्ष की जगह पहले क्या था, आंतरिक गड़बड़ी, शब्द क्या था, आंतरिक गड़बड़ी। कैसा शब्द था, आंतरिक। अब ये जो आंतरिक गड़बड़ी मतलब कैसा खतरनाक शब्द है ना, ये अस्पष्ट है और इसके बहुत से अर्थ निकाले जा सकते हैं, बहुअर्थी है, ठीक है। इसलिए इसको क्या किया है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको, इस शब्द को हटा करके बल्कि कौन सा शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र संघर्ष। तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा करके क्या किया गया, सशस्त्र संघर्ष शब्द जोड़ा गया, ठीक है। इंदिरा गांधी ने यही वाला शब्द यूज करके क्या किया था, नेशनल इमरजेंसी लगाई थी कि आंतरिक गड़बड़ी हो गई भाई, हमारे राज्य में क्या हो रहा है, पूरे देश में कुछ न कुछ षड्यंत्र किया जा रहा है और पुलिस को उसका काम नहीं करने दिया जा रहा है। मतलब बहुत सारी शक्तियां सरकार के खिलाफ हो गई हैं और लगा दिया नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो इस आधार पे इसको क्या किया गया, इसको रोक लगाएगा, तो नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोला गया, ये बोला गया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, आंतरिक गड़बड़ी को सशस्त्र संघर्ष, हाँ ये मैं बोला कि पहले आंतरिक गड़बड़ी शब्द था संविधान में, आंतरिक गड़बड़ी को हटा करके सशस्त्र संघर्ष किया गया, क्योंकि आंतरिक गड़बड़ी क्या है, अपने में बड़ा विवादास्पद है भाई, अस्पष्ट है। क्या मतलब आंतरिक गड़बड़ी मतलब क्या है, कुछ भी, उसके बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो ये बोला गया केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल क्या हो सकता है, लगाया जा सकता है। इसे भी किसमें, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। चेंज हो रहे हैं, पहले क्या था कि ऐसा नहीं था, मंत्रिमंडल की सिफारिश, लिखित सिफारिश नहीं जरूरी थी। ऐसा ही हुआ था जब नेशनल इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, तो क्या किया था, किसी को नहीं पता कि इमरजेंसी लग रही है और रेडियो में अनाउंस उन्होंने किया, मंत्रिमंडल को नहीं मालूम कि ऐसा इमरजेंसी लग रहा है। इंदिरा गांधी की जो सरकार थी ना, इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गई थी अपनी खुद के लोगों के ऊपर। 2-3 लोग उन्होंने अपने नियुक्त कर लिए थे, लाइक किचन कैबिनेट जैसे, एक छोटी सी कैबिनेट अपनी अलग से बना लेना, और मंत्रिमंडल को ही बायकाट कर दे रही थी। और मंत्रिमंडल को खुद नहीं मालूम था कि इमरजेंसी लग रही है, मंत्रिमंडल को बाद में पता चलता है।
तो केवल एक व्यक्ति के डिसीजन पे क्या लग रहा है, इमरजेंसी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बोला इमरजेंसी लगा दो, राष्ट्रपति ने लगा दिए, इंदिरा गांधी ने रेडियो में अनाउंस कर दिया। उस टाइम पे रेडियो चलता था, तो रेडियो में अनाउंस कर दिए, पूरा देश चौंक गए कि भाई ये कैसे लग गए, मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति को नहीं पता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब 44वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें बोला गया कि भाई साहब ऐसा दोबारा ना हो, तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, मौखिक नहीं, लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति क्या करेगा, आपातकाल लागू कर सकता है। ठीक है, ये रहता है आपका। देखो 38वां संविधान संशोधन, अब देखो जैसे करेंगे इमरजेंसी लगाएंगी, वैसे क्या करेंगी इंदिरा गांधी, ये देखेंगे कि चूंकि हमने आपातकाल तो लगा दिया है, और जैसे आपातकाल लगाएंगे तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा ना। तो 38वां संविधान संशोधन 1975 में बोला गया कि भाई जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी जो लगाई गई है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन संभव नहीं है, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य है। समझ रहे हो, 38वें संविधान संशोधन 1975 में क्या बोला, जैसे 1975 में लगाया इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के बाद डर था कि भाई इसका क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, न्यायिक पुनर्विलोकन होगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ ना कुछ बोलेगा, तो तुरंत 38वां संविधान संशोधन कर दिया कि भाई इमरजेंसी का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम है और मान्य है। ठीक है, फिर इसके बाद 1978 के 44वां संविधान संशोधन में क्या बोला गया कि आपातकाल का न्यायिक पुनर्विलोकन होगा, यानी राष्ट्रपति का डिसीजन क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन से परे नहीं है। वही मैं बोल रहा हूं ना कि यहां से बहुत ज्यादा संविधान संशोधन इंदिरा गांधी कर रही हैं, और उनके संविधान संशोधन का जैसे पार्टी चेंज हो रही है 1978 में, वैसे ही सब उनका खंडन किए दे रहे हैं। तो देखो क्लियर है। फिर ऐसे ही एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, मिनर्वा मिल्स मामला, याद है, मिनर्वा मिल्स अपन डिस्कस करे हैं। तो मिनर्वा मिल्स मामले में इस चीज को उन्होंने कहा कि मिनर्वा मिल्स मामला 1980 मिनर्वा मिल्स मामला 1980। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि भाई आपातकाल अगर लागू किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसको कुछ आधार पर उसका जांच की जा सकती है। आधार क्या, कहीं बाह्य प्रभाव तो नहीं है, कोई बाहरी प्रभाव तो नहीं है, कहीं तथ्यों के साथ छेड़खानी तो नहीं हो रही है, कहीं सरकार की हठधर्मिता तो आधार नहीं बन रही, और इस आधार पर क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। यह बोला जा रहा है मिनर्वा मिल्स 1980 में बोला गया कि आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है, लेकिन हम आधार देख सकते हैं, बेस देख सकते हैं, किस बेस पर आपातकाल लगाया गया है। पहला क्या है, बाह्य प्रभाव। देश में कहीं आपातकाल किसी बाहरी प्रभाव के कारण तो नहीं लगाया जा रहा है, तथ्यों के साथ छेड़खानी, ऐसे तथ्य बिल्कुल उलट फेर करके तो नहीं बताए जा रहे, फैक्ट तो उलट पुलट करके बताए जा रहे। सरकार की हठधर्मिता, सरकार बिल्कुल ऐसे तो नहीं कि हठी हो गई है,
कि नहीं भाई आपातकाल लगाना है, तो इन सब के आधार पर क्या किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। क्लियर है? हठ धर्मिता, हठ धर्मिता मतलब हट करना है, हाँ, कि भाई वो डिक्टेटरशिप में आ रही है, तानाशाही, डिक्टेटरशिप, निरंकुशवादी सरकार। ठीक है, तो ये कुछ केसेस और ये कुछ चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। बिल्कुल आप कर सकती है ना, और करती भी है। ठीक है, इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। अब अपन बात करेंगे संसदीय अनुमोदन की। आखिरकार नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है तो कितने टाइम के लिए लगाया जाएगा, कितना, कैसे पास किया जाएगा, पूरा का पूरा इसमें डिस्कस करते हैं। ये और इंपॉर्टेंट है इसके बाद। तो आपको जैसे मालूम है नेशनल इमरजेंसी कौन लगाएगा, प्रेसिडेंट। तो ये बोला गया कि नेशनल इमरजेंसी कौन लगाएगा, प्रेसिडेंट, पी फॉर प्रेसिडेंट। किसकी लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल। ठीक है, चलो नेशनल इमरजेंसी लग गई। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद 1 माह के भीतर, 1 माह, 1 महीने के भीतर क्या करना पड़ेगा, दोनों सदनों के द्वारा उस नेशनल इमरजेंसी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अनुमोदन वो क्या करेगी कि भाई नेशनल इमरजेंसी हमें लागू करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होगा। ठीक है, पहले ये 2 माह था, पहले ये डेट को क्या रखा गया था, पहले 2 माह थी, लेकिन फिर उसके बाद 44वां संविधान संशोधन के बाद इसको क्या कर दिया, 1 माह कर दिया। इंदिरा गांधी के टाइम पे 2 माह की ड्यूरेशन था। देखो ये मैं बोल रहा हूं कि चलो इमरजेंसी लगा दिया, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दिया, लेकिन अब इमरजेंसी केवल प्रेसिडेंट और मंत्रिमंडल भर पे थोड़ी डिपेंड करता है। पार्लियामेंट जब तक उसको नहीं बोलेगी कि भाई हमें लगाना है कि नहीं लगाना है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तब तक इमरजेंसी नहीं लग सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट क्या है, लोगों का नेतृत्व कर रही है। तो ये बोला गया कि चलो आपने नेशनल इमरजेंसी लगा दिया, लेकिन 1 महीने के भीतर दोनों सदनों के द्वारा क्या हो जाना चाहिए, उसे पारित हो जाना चाहिए, दोनों सदनों के द्वारा। और कैसे, विशेष बहुमत से, ऐसे नहीं, साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत मतलब उपस्थित और मतदान देने वाले के 2/3 बहुमत से। मतलब कितना कठिन है। ठीक है, और अगर मान लो ये ऐसा, ये बिल पास हो गया, ये चीज पास हो गई, तो अब क्या है, अब आपको दोबारा आगे बढ़ाना है। अब आपको लग रही है कंडीशन बहुत इंप्रूव नहीं हुई है और आगे बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रत्येक 6 माह के बाद, प्रत्येक 6 माह के बाद इसे क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक 6 माह के बाद इसको कितना के लिए बढ़ाया जाएगा, प्रत्येक 6 माह के बाद इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसा समय नहीं है। लेकिन हर एक 6 महीने के बाद इसका क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर आएगी। मतलब देखो, मान लो आज ये 2023 का जून का मंथ चल रहा है ना, तुमने इमरजेंसी लगाई, तो जून के 6 महीने बाद जब आएगी डेट, 6 मंथ बाद, तब क्या करोगे तुम, एक बार फिर तुम चेक करोगे कि भैया इमरजेंसी की कंडीशन क्या है, इमरजेंसी लगाना है कि इमरजेंसी खत्म करना है। 6 महीने बाद तुमने देखा कि कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई है, स्थिति अभी वैसी है, तो फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम नहीं 6 महीने के लिए नहीं, तुम फिर अनंत काल के लिए लगा दोगे, लेकिन 6 महीने के बाद तुम उसे क्या करोगे, रिव्यू करोगे। रिव्यू करने में एक बार फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए।
तभी आप इसे आगे एक्सटेंड कर सकते हो, आप बढ़ा अनंत काल तक सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 6 महीने तक ही, उसके बाद भी बढ़ता रहेगा, लेकिन हर बार क्या है, 6 महीने के बाद रिव्यू करना जरूरी है। हर एक 6 महीने के बाद ये होगा कि भैया फिर से संसद के दोनों सदन बैठेंगे, उसके बाद विशेष बहुमत से बिल पारित होगा, और अगर फिर से किया जाता है तो फिर आगे बढ़ाया जाए, ऐसे करके एक्सटेंड करके उसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। रिव्यू होता जाएगा, जितने बार उसका रिव्यू हो रहा है कि भाई नहीं, जैसे जब आप लोगों को मालूम है कि इंडिया चाइना का वॉर हुआ 1962 में, तो भाई साहब 1962 में जब वॉर हुआ तो ये बोला गया कि नहीं ठीक है इमरजेंसी बढ़ाई जाए। 6 महीने बाद फिर बैठे, बोले कि फिर बढ़ाना चाहिए, फिर 6 महीने बाद बैठे, फिर ऐसे देखे, फिर 1965 में फिर वॉर हो गया इंडिया पाकिस्तान का, तो फिर बोले फिर इसको बढ़ाना चाहिए। तो क्या है, बढ़ रहा है ना। तो इस तरीके से फिर उसके बाद 1966-67 में जब तुम्हारी थोड़ा स्थायित्व होता है तो फिर खत्म, फिर 1971 में फिर इमरजेंसी लगा दी गई, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का फिर युद्ध हुआ। तो इस तरीके से क्या होता है, लगाया जाता है, 6 महीने तक नहीं, अनंत काल तक लगाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने के अंदर रिव्यू होना जरूरी। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक 6 माह के बाद इसे पुनः संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसे संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना। और ये जो 6 महीने वाला जो है ना नोटिस, ये जो 6 महीने तुमको देखने को मिल रहा है, इससे भी 44वां संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया है। नहीं तो पहले तो क्या था, अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राष्ट्रपति किसके एड एंड एडवाइस पर काम कर रहे हैं, सरकार के। तो राष्ट्रपति जब दूसरी घोषणा करेगा तब नेशनल इमरजेंसी खत्म होगा, लेकिन ऐसे में क्या होगा, अब जब तक सरकार उसको बोलेगी नहीं तब तक नहीं होगा। यही कारण कि 1975 में किया गया। 1977 में जब इंदिरा गांधी जी को लगा कि अब मैंने सिचुएशन को नॉर्मल कर दिया और फिर से इलेक्शन में करवाऊंगी और जीत जाऊंगी, है ना, तब उसने दोबारा इलेक्शन करवाया और बड़ी बुरी तरीके से हार हुई। समझ रहे हो क्यों हो रहा है ये सब। तो ये जो आवधिक जो बात है, जो 6 महीने वाली बात है, इससे भी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। अब बनने होंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे, नहीं बनने होंगे तो वो भाग 18 बोल ही दिया था, इसके बाद पढ़ना सब फालतू है। मतलब ऊपर से भाग 18 में आपातकाल, बस खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, अब बताओ समाप्ति कैसे होगी। ये तुमने क्या किया कि कैसे ये कंटिन्यू रहेगा, अब समाप्ति भी देख लो। अब बताओ समाप्ति कैसे होगी। चलो नेशनल इमरजेंसी को समाप्त करना है, चलो वो तो ठीक है कि 6 महीने के अंदर विशेष बहुमत वाला देखेंगे, लेकिन उससे पहले ही अगर समाप्त करना है तो नहीं। अब यहां देखो, अब इसको समाप्ति में पहली बात है कि राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है दूसरी घोषणा के साथ। ठीक है, राष्ट्रपति दूसरी घोषणा के साथ समाप्त कर सकता है, लेकिन अब राष्ट्रपति ऐसा क्यों करेगा, ऐसा नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, यहां पर यह होगा कि लोकसभा के 1/10 सदस्य, क्या लोकसभा के 1/10 सदस्य, मान लो अभी कितने 545 हैं, है ना, तो 545 में कितने 54, ठीक है, तो 55 मेंबर मिलकर के क्या करेंगे, लिखित में एक लिखित प्रस्ताव देंगे। किसको, राष्ट्रपति को दे सकते हैं, नहीं तो जो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे कि भैया आप क्या करो,
फिर से बैठक लगाओ कि हमें क्या करना है, आपातकाल के प्रावधान को समाप्त करना है। आपातकाल के प्रावधान को समाप्त करने के लिए, ठीक है। 1/10 सदस्य क्या करेंगे, राष्ट्रपति को या कि लोकसभा के अध्यक्ष को क्या करें, लिखित में सूचना दिए और 14 दिन के भीतर क्या होती है, बैठक होगी। ऐसे ये भी बोला गया है कि 14 दिन के भीतर बैठक होगी और उस बैठक में क्या किया जाएगा, लोकसभा में साधारण बहुमत से बिल पास कर दिया जाएगा, साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। हाँ, साधारण आधा प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा और अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो आपातकाल समाप्त। लिखित में क्या देते हैं? चलो इसको अभी मैं इतना लिख लो, फिर इसके बारे में बताता हूँ फिर से, ठीक है। इतना लिख लो पहले, फिर इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। लगा कौन रहा है, हटा कौन रहा है, किस तरीके से हो रहा है, यही तो है भाई। इसी चीज को तो पढ़ना है, भाग 18 भर से काम ना चलेगा, ठीक है। मान लो कहीं अंदर से पूछ दिए तो बोले ये तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस से निकला। अब देखिए क्या ये बोल रहा है, लिख लिए सब लोग, लिख लो। कहाँ कहाँ घुस रहा है भाई तू, सब वहीं वहीं। बहुत वहीं वहीं गुरमिटी आए हुए, ठीक है। चलो सुनो क्या मैं बोल रहा हूं कि समाप्ति, समाप्ति मतलब राष्ट्रपति क्या करे, एक दूसरी घोषणा किया। जैसे पहली घोषणा किया था कि इमरजेंसी लागू, राष्ट्रपति एक दूसरी घोषणा करेगा कि समाप्त, तो समाप्त। और अगर ऐसा नहीं होता है, देखो 6-6 महीने के अंदर बैठक तो हो रही है, लेकिन 6 महीने से पहले ही इमरजेंसी खत्म करना है, तो तब वहां पे ये बोला जा रहा है कि लोकसभा के, याद रखना केवल लोकसभा के, राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के 1/10 सदस्य, मतलब 545 सदस्य, उसका 1/10 1/10 मतलब 54-55 मेंबर क्या करेंगे, लिखित में देंगे। किसको दे रहे हैं, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को। राष्ट्रपति को दे सकते हैं, और अगर लोकसभा है, सदन है, सत्र है लोकसभा का, तो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे कि भाई साहब आप एक दूसरी बैठक करवाइए, हमें आपातकाल के प्रावधान को समाप्त करना है। आपातकाल के प्रावधान को समाप्त करने के लिए आप बैठक करवाइए और 14 दिन के भीतर बैठक होगी, यानी टाइम लिमिट भी है। ऐसा नहीं कि भाई हो गया तुम्हारा बिल पड़ा है, सोचेंगे, फाइल पलटाएंगे, 6 महीने 7 महीने बाद डिसीजन देंगे, ये नहीं। 14 दिन के भीतर फिर एक बैठक होगी लोकसभा की, और वहां केवल साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे। साधारण बहुमत मतलब 50% + 1, भाई 545 सदस्य हैं तो 250 सदस्य अगर क्या कर दिए, सहमति दे दिए कि आपातकाल को समाप्त करना है, तो आपातकाल समाप्त उसी तारीख से। क्लियर है, ठीक है, ये हुआ है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, बोर हो गए, अभी जीवित हो ना। अरे भाई साहब बोला है 14 दिन के भीतर बैठक, कैसे नहीं लगेगी, उनके पप्पा लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे तो काहे सुप्रीम कोर्ट बैठी है, कारण ना पूछेगी, बताओ क्यों आखिरकार तुमने कौन से काम में बिजी थे, कौन सी बिटिया की शादी आदि कर रहे थे, नहीं पूछेगा कि बताओ पूरा देश आपातकाल में जूझा है, तुम अपने मौज में हो, मलेशिया में जा करके तुम थाई मसाज करवा रहे हो, ये सब थोड़ी बोलेंगे। क्लियर है, काय के लिए बैठी है सुप्रीम कोर्ट, पप्पा है इसीलिए तो बैठी है। अब देखो प्रभाव देख लो भाई, ये अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई आपातकाल में क्या होता है, तो तुम क्या बताओगे, साहब आपातकाल हमें तो भाग 18 तक पता है, आगे क्या होता है नहीं मालूम। इमरजेंसी क्या होता है, इमरजेंसी में जहां तक कि सुना था एम्बुलेंस लेकर के घूमते हैं, तो शायद सरकार एम्बुलेंस लेकर के घुमाती हो, स्थिति खराब है, सब जगह एम्बुलेंस घुमाओ,
है ना। तो ये वो वाला आपातकाल नहीं है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसका 3 जगह प्रभाव पड़ता है भाई। एक तो सबसे पहले कहां पे प्रभाव पड़ेगा, केंद्र और राज्य के संबंध में, ठीक है, केंद्र और राज्य के संबंध में। दूसरा कहां पे पड़ेगा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल में। और तीसरा पड़ेगा मूल अधिकार में, ठीक है। क्या दिक्कत ये है कि मेरे को ज्यादा पढ़ाने की आदत है तो तुम लोगों को लगता है ये टॉपिक खत्म, मैं कुछ दूसरा उसी में शुरू कर देता हूं, तो दिक्कत ये है। तो क्या बोला जा रहा है, पहला बोल रहा है कि प्रभाव केंद्र और राज्य संबंध, दूसरा बोल रहा है लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल में, कि लोकसभा जो राज्य विधानसभा का टेन्योर है उसमें, और तीसरा बोल रहा है मूल अधिकार में। तीनों चीज को अपन समझते हैं। पहला बोल रहा है केंद्र और राज्य संबंध, फर्स्ट अपन करते हैं। तो ये केंद्र और राज्य संबंध को भी 3 भागों में अपन डिवाइड कर लेते हैं, कार्यकारी, विधायी और वित्तीय। ये 3 जगह पे प्रभाव पड़ता है संघ और राज्य के बीच, ठीक है। 3 जगह केंद्र और राज्य संबंध में 3 जगह प्रभाव पड़ेगा। पहला कार्यकारी, सेकंड विधायी और थर्ड वित्तीय। कार्यकारी मतलब क्या होता है, जो काम करने वाली, जो कार्यपालिका है, मतलब जो राज्य है। अब देखो, राज्य क्या होगी, केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाएगी, आ जाती है ना। राज्य सरकार क्या हो गई, केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ गई। हालांकि राज्य सरकार को समाप्त नहीं कर रहा है, राज्य सरकार समाप्त नहीं हो रही है, लेकिन अब राज्य सरकार काम कुछ नहीं करेगी, जो केंद्र बोलेगे उसके हिसाब से काम करेगी, ठीक है। मतलब कार्यकारी में क्या हुआ, राज्य केंद्र के नियंत्रण में, ठीक है। विधायी मतलब क्या हुआ, विधायी मतलब होता है कानून बनाने की शक्ति, ठीक है। मतलब राज्य सूची है जहां पे राज्य कानून बनाती, तो जो स्टेट लिस्ट है, जो राज्य सूची में जो दिए गए विषय हैं, उस पे भी कौन कानून बना सकती है, संसद बना सकती है, ठीक है। जो राज्य सूची में दिए गए विषय हैं उस पर संसद कानून बना सकती है, क्लियर है। या ठीक है। और वो कानून कब तक रहेंगे, जैसे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाई, ठीक है, इस चीज को केवल सुन लो। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाई, कौन कानून बना रहा है, संसद। तो कब तक लागू रहेंगे, आपातकाल के 6 महीने के बाद तक। आपातकाल समाप्त हुआ, फिर आपातकाल जैसे समाप्त होगा, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाई, राज्य विधानसभा बैठेगी और अगर उसको ये लग रहा है कि ये कानून सही है तो उसे पारित कर देगी, और अगर पारित नहीं करती है तो अगले 6 महीने मतलब अगली बैठक के बाद क्या हो जाए, वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और वित्तीय मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि मतलब वो जो उसके विधेयक से संबंधित है, या कि किसी भी पदाधिकारी की सैलरी को वो कम कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। वित्तीय संबंधी मतलब जो कुछ विधेयक पड़े हैं जो राज्यों के पास है, मान लो धन विधेयक हो गए, वित्त विधेयक हो गए, उनको क्या मंगा सकता है राष्ट्रपति अपने पास, क्योंकि वित्त से संबंधित है। इतना चीज कर लीजिए। तो ये हो गया आपका वित्तीय शक्ति, ठीक है। अब चलिए सेकंड, जागो मोहन प्यारे, बोल रहा था इमरजेंसी तो खत्म। हाँ, वित्तीय में क्या लिखो, वित्तीय में लिख दो कि धन विधेयक
को राज्यों से राष्ट्रपति अपने पास मंगा सकता है। बस हो गया, क्लियर। और साथ में एक और चीज लिख लो कि जो केंद्र से राज्य को दिए जाने वाला पैसा है उसे भी कम किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ये इसको जरूर लिख लो, ठीक है। केंद्र द्वारा दिया जाने वाला जो पैसा है उसे कम किया जा सकता है या समाप्त, क्लियर है। अब बढ़ाएगा क्यों? राज्य के पास शक्ति ही नहीं, राज्य तो वैसे भी वैसे। अब कम करना है, क्यों कम करना है? क्योंकि भाई अब आपातकाल है, आपातकाल के समय पे पैसे की वैसे भी थोड़ी कमी हो जाती, बोलते हैं ना संसाधनों की कमी हो जाती, तो फिर राज्यों को कैसे दे सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या बोला जा रहा है? देखो सेकंड बोला जा रहा है लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल में दोनों जगह पे क्या है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। मतलब लोकसभा अगर 5 साल की है तो उसे एक बार में 6 साल तक किया जा सकता है, ठीक है। 1 साल के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है। लोकसभा कितने साल के लिए काम करती है, सरकार कितने साल के लिए तुम नियुक्त करते हो। हालांकि वो अस्थायी होती है, क्योंकि कभी भी उसे क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है अविश्वास मत प्रस्ताव पारित करके। लेकिन ये बोला जा रहा है क्योंकि 5 साल के लिए लोकसभा रहती है ना, तो उसका एक बार में तुम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हो। लेकिन जैसे आपातकाल की समाप्ति होगी उसके 6 महीने के बाद फिर लोकसभा का सदन नहीं बढ़ेगा, फिर उसके बाद खत्म, ठीक है, क्लियर है। ये दोनों के साथ होता है, लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों के साथ। लेकिन आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता, बाद नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। ये का मोबाइल का क्लियर है। सर दोनों में बढ़ा सकते हैं, राज्यसभा। हाँ दोनों जगह। कौन बढ़ाएगा? राष्ट्रपति बढ़ाएगा। राष्ट्रपति क्या कर रहा है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, लेकिन जैसे आपातकाल की समाप्ति होगी उससे 6 महीने के बाद ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, क्लियर है, ये मैं बोल रहा हूं। अब जल्दी से एक मौलिक अधिकार देख लो, फिर उसके बाद क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। क्या बहुत ज्यादा हो रहा है? ठीक है, मेरे को भी लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है तुम लोगों का, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं टॉपिक तो खत्म ही कर दूं, और वो भी अभी राष्ट्रीय आपातकाल, वो राष्ट्रीय आपातकाल भर करेंगे। अभी तो राष्ट्रपति शासन बचा है, फिर उसके बाद वित्तीय आपातकाल बचा है। तो टॉपिक छोटे नहीं है, हालांकि हम कोई पढ़ाए ना, वो कोई पढ़े ना, तो टॉपिक छोटे हो जाते हैं। कोई पढ़ ले 2-4 लाइन और बोले टॉपिक इतना था, तो इतना थोड़ी था, टॉपिक तो और ज्यादा था। एक भाग 18 खत्म, आपातकाल में हो गए। हाँ अब चलो माना ठीक है, पेपर में अब क्या पेपर में आता है क्या पेपर में नहीं आता इसके बारे में तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें पता तो होना चाहिए, है ना। हाँ चलो, तो अब क्या है, थर्ड मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट किस तरीके से प्रभावित होते हैं बताओ। अब जो आप नई हैं, इससे पहले आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे? स्कूल में पढ़ा था, मतलब उसके बाद कोचिंग वाला नहीं। और शाम को नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ा। ये पढ़ाता था ना आशीष। तो अभी पढ़ा रहे हैं, मैंने छोड़ दिया था 2 अरे बहुत बढ़िया, ऐसे चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समान परीक्षा वाला जो पूरा वो पढ़ा रहे हैं। क्या हुआ भाई? बोल रहा कि भाई बड़ा दुख है, इतना दुख है, बोले पढ़ भी इसका तो 3 बार कंप्लीट हो गया, मुझे अभी बता रहे थे अंदर क्लास में कि मेरा जीके जीएस 3 बार कंप्लीट है। तो भी तो भाग 18 बार पढ़ा है।
बाहर से 3 बार खत्म। चलो ठीक है, तो जहां से हो तुम वहां से कंटिन्यू करना, अब इसके बाद मत छोड़ना। बाकी जो वीडियो आई बोल रहे थे कि एक मतलब मंडे से 6:30 बजे सुबह से नया बैच है, तो फिर मैं उधर चले जाऊंगी। हाँ ठीक है ना, मैं नहीं मिलूंगा ना वहां, मैं तो यहीं रहूंगा। चलिए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट क्या है भाई? अब देखो, फंडामेंटल राइट के बारे में बेसिक अगर अपन बात करेंगे तो बड़ा लंबा खींचेगा। केवल यहां पे ये याद रखो कि जब तुम्हारे 2 आर्टिकल यहां पे आते हैं, आर्टिकल 358 और 359, ठीक है, 2 आर्टिकल आते हैं, 2 आर्टिकल, आर्टिकल 358 और 359। तो ये बोला जा रहा है कि भाई साहब जैसे आर्टिकल 358 को लागू किया गया, ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल जैसे लगेगा तो 358 लागू हो जाएगा। उसके लिए राष्ट्रपति को अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल लगा, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई, आर्टिकल 358 लग गया है। और 358 जैसे लगा तो ये बोला गया कि आर्टिकल 19 हाँ निलंबित हो जाता है। निलंबित मतलब कि उस टाइम पे इसका महत्व नहीं रहता है, निलंबित हो जाता है। आर्टिकल 19 में क्या क्या है भाई बताओ अवनीश? अरे रुको, आर्टिकल 19 में बोला जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक व व्यक्ति के अधिकार। इसके अलावा क्या होता है? संघ बनाने का अधिकार, सम्मेलन बनाने का अधिकार, कहीं पे भी निवास का अधिकार, कहीं पे भी आवाजाही मतलब घूमने उमने का अधिकार, इसके अलावा व्यापार का अधिकार। सर एक और होता है ना, बिना शस्त्र के एकत्र होने का। हाँ तो वही है ना सम्मेलन। सम्मेलन कोई भी आप सम्मेलन कर सकते हो, सार्वजनिक भूमि पर करोगे, बिना शस्त्र के करोगे। तो ये बोला जा रहा है आर्टिकल 19 के अंतर्गत इतने अधिकार होते हैं, ठीक है, आप नहीं पता है तो इसको समझिए। क्या बोल रहा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपको बोलने की स्वतंत्रता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है। संघ बनाने का आपको अधिकार रहेगा, यूनियन आप बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप कोई सम्मेलन कर सकते हो, कहीं पे निवास कर सकते हो, देश के किसी भी कोने में आप आवाजाही कर सकते हो, निवास कर सकते हो, और कोई भी व्यापार कर सकते हो। ये सब आर्टिकल 19 में अधिकार दिए गए। ये बोला गया कि जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा वैसे आर्टिकल 19 आपका निलंबित हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी क्या बोला है? यहां पर भी बोला जा रहा है कि केवल 2, मतलब आपका बाह्य आक्रमण हो रहा है और युद्ध, ऐसी अवस्था में केवल आर्टिकल 19 आपका समाप्त होगा, ठीक है। जब आपका बाह्य आक्रमण होगा या कि युद्ध की स्थिति है, केवल तभी आप आर्टिकल 19 को आप क्या कर सकते हो? निलंबित कर सकते हो। लेकिन जो सशस्त्र विद्रोह है उसके आधार पर आर्टिकल 19 समाप्त नहीं होता, ठीक है। नहीं होता। आर्टिकल 358 यही चीज बोल रहा है कि आर्टिकल 358 ये बता रहा है मौलिक अधिकारों से संबंधित है कि जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 की सिचुएशन बता रहा है कि आर्टिकल 19 के साथ क्या होगा। चूंकि आर्टिकल 19 क्या है? आपका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको कहीं भी घूमने उमने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार। तो इस आधार पर रोक लगाया जा सकता है। चूंकि अब आपके पास क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल लग गए, तो अब आप चुपचाप घर में बैठो। अब आप ये नहीं बोलोगे कि भैया चूंकि युद्ध चल रहा है, आप बोलोगे हमें तो घूमने का अधिकार है, निकले हैं वर्ल्ड टूर में, भारत भ्रमण में। नहीं, चुपचाप 2 झापड़ मार करके घर में बिठा देंगे। तुम बोलोगे हमारा तो फंडामेंटल राइट, बोले 2 झापड़ और नहीं पढ़ा, इमरजेंसी पढ़ना चाहिए था ना, बोले भाग 18 भर पढ़ के आ गए, ये नहीं पढ़ा। अपने आर्टिकल तो तेरे को पता है, राइट पता है, ये नहीं मालूम कि इमरजेंसी लगी उसमें क्या होगा तेरे आर्टिकल का। तब फिर 2 झापड़ नहीं, फिर 4 डंडा मारेंगे, समझ रहे? तो इसलिए है। लेकिन ये बोला कि सशस्त्र विद्रोह में नहीं होगा, ठीक है।
यानी देश की आंतरिक गड़बड़ी, देश में कुछ आंतरिक आपातकाल लग रहा है, उसमें 19 समाप्त नहीं होगा। हालांकि राष्ट्रपति वहां पे भी कुछ कुछ रोक लगा सकता है। क्लियर? ये बोला जा रहा है आर्टिकल 358 के साथ। वहीं आर्टिकल 359 क्या बोलता है? आर्टिकल 359 बोलता है बाकी सारे मूल अधिकारों से संबंधित है और जितने फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, बाकी फंडामेंटल राइट से संबंधित। यहां पे क्या करेगा? राष्ट्रपति घोषणा करेगा, राष्ट्रपति बताएंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट को मैं समाप्त कर रहा हूं। समाप्त करना मतलब कि अब आपको उसका उपचार नहीं मिलेगा, यानी आर्टिकल 32 नहीं रहेगा। ठीक है, यानी राष्ट्रपति क्या बताएंगे कौन से फंडामेंटल राइट को निलंबित किया जा रहा है। आर्टिकल 32 एक्चुअली क्या हो जाता है? पूरी तरीके से बंद हो जाता है, लेकिन वहां छोड़ करके आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके, ठीक है, सारे फंडामेंटल राइट को आप क्या कर सकते हो? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है, बोल सकता है ये लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके। आर्टिकल 20 हो जाएगा, नहीं देखो, आर्टिकल 20 होगा तुम्हारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 में आर्टिकल 20 क्या है तुम्हारा? गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। ठीक है, 21 में वो है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 क्या बोल रहा है तुम्हारा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कि मतलब तुम्हारे ऐसा नहीं कि प्राण राण ना ले लेंगे, आपातकाल लगा पकड़ के गला घोट दिए, ये नहीं करेंगे। और आर्टिकल 20 क्या बोल रहा है? गिरफ्तारी व निरोध से आपको संरक्षण रहेगा, ऐसा नहीं कि इमरजेंसी लगी उठाए पकड़ के बेड़ दिया। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके बाकी सारे आर्टिकल क्या हो जाएंगे? बाकी सारे आर्टिकल को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति घोषणा करेगा कि कौन से आर्टिकल को, कौन से फंडामेंटल राइट उसे समाप्त करना। सब वैसे हो जाए, लेकिन आपातकाल के समय अगर किसी को कोई दिक्कत हुई है तो वो जाकर के नहीं बोलेगा दोबारा कि भैया हमरे को ये समस्या हुई है तो इसकी जांच करवाई जाए, नहीं, वो आपातकाल का समय, तो उपचार आपका उपलब्ध नहीं है। यानी फंडामेंटल राइट जीवित है, लेकिन उससे जो उपचार मिलने वाला था वो नहीं है। केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके यहाँ पे आपको अधिकार है, आप जाओ सुप्रीम कोर्ट, बोलो कि भैया हमको तो निपटाए दे रहे हैं आपातकाल के नाम पे, पकड़ के जेल में बेड़े हुए हैं, धर के कूट रहे हैं। ठीक है, लेकिन तुम सेटिंग बना ली अपनी, पहुंच गए कैसे करके। तुमको मालूम है अब क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, तुम सीधे ट्वीट कर देना सुप्रीम कोर्ट को, सुन लेगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या हो गया तुम्हारा? हो गया, चलो इसको यहीं पे। अब जल्दी से एक बार घोषणाएं लिख लो। अब वो तो चलो ये बिल्कुल छोटा टॉपिक है, केवल नाम सिर्फ सन लिख लो कि तुमको कम से कम मालूम रहना चाहिए कब कब आपातकाल लगा है। कम से कम ये टॉपिक तो खत्म हो जाए, पढ़ाने के चक्कर में। देखो 1962 में एक बार लगा था, 1971 में एक बार लगा था, 1975 में, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ठीक है, 1962 में लगा था इंडिया चाइना वॉर, इसी में इंडिया पाक वॉर भी आ गया था 1965 का। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, और 1975 तुम्हारा जो इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया गया। ठीक है, तो 3 बार लगा है और इसकी जांच की गई थी। जैसे भाई दूसरी सरकार आई जनता दल, तो उसने क्या किया? जांच किया, एक शाह आयोग का गठन। रुको, 1978 में, जिसके आधार पर क्या बोला गया कि ये आपातकाल क्या था? सही नहीं था। अब बताओ क्या? सुनो, अब मैं तुम जल्दी जल्दी बता देता हूं। देखो
1962 में एक बार लगा, 1971 में एक बार लगा, 1975 में। 1962 में लगा, इंडिया चाइना का वॉर हुआ था 1962 में। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का फिर वॉर हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था। जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था उसको स्वतंत्र कराया 1971 में। फिर उसके बाद 1975 में जो सबसे ज़्यादा विवादित है, जो इंदिरा गांधी जी ने लगाया। फिर उसके बाद जैसे 1977 में दोबारा चुनाव करवाए गए, तो वह चुनाव में जनता दल का गठन हुआ और जनता दल ने शाह आयोग का गठन किया। और शाह आयोग किसके लिए थी? ये देखने के लिए थी कि इमरजेंसी जो लगाए गए उसके पीछे कारण क्या था और परिस्थितियां क्या थी। तो उसके बारे में जाना कि भाई आपातकालीन सही नहीं था, जो कारण से आपातकाल लगाए वो सही नहीं था। तो उसके आधार पर पूरा 44वां संविधान संशोधन की और सारी चीज़ों को बदल के रख दिया। ठीक है, क्लियर है? तो क्या खत्म हो गया? तुम्हारा राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो गया।